हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है UAPA। दोस्तों, आजकल एक बड़ी ही चर्चा हमारे न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में बेंगलोर में हुए दंगे के बाद बड़ी तेजी से फैल रही है। 11 अगस्त की रात हुई हिंसा और आगजनी के बाद अब तक 61 लोगों पर UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ महीने पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें उमर खालिद और जामिया के छात्रों के खिलाफ भी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। पिछले वर्ष संसद ने भी इस UAPA में संशोधन कर दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया था। तो आखिर ये UAPA है क्या? तो चलिए जानते हैं इसकी UAPA के बारे में डिटेल रूप में। UAPA का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। वर्ष 1967 में यह कानून संसद से पारित किया गया था और उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। यह कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्रवाइयों से है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद पर समिति ने उपरोक्त मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अनुमोदन किया। इस कानून में पूर्व में भी वर्ष 2004, 2008, 2012 और पिछले वर्ष 2019 में भी संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम लोग 2019 में हुए UAPA संशोधित कानून के बारे में जानेंगे। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है। इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या जमानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जांच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो। इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब हम लोग UAPA के तहत सजा के प्रावधानों के बारे में जानेंगे। यह अधिनियम सरकार को किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही किसी भी व्यक्ति को जो भी ऐसी गतिविधि में पाया गया हो आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ऐसी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है जो उसकी जांच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो। इस अधिनियम का सेक्शन 18 सजा का प्रावधान करता है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है उसे कम से कम 7 वर्षों का कारावास या फिर आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित हो सकता है। अब हम लोग UAPA एक्ट में हुई संशोधन की आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। वर्तमान में किसी भी कानून में किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं। दूसरा था कि जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम आपको सीधे राज्यसभा में ले चलते हैं जहां हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी UAPA संशोधित एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि
घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली, कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। मान्यवर, जहां तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का सवाल है, मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिससे क्यों उपयुक्त है वो सदन के सभी सदस्य अच्छे से समझ जाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल कई मामलों में 2009 से वांटेड था मान्यवर, और उसके बाद कलकत्ता पुलिस ने उसको पकड़ा। इसने अपना फर्जी नाम दिया, चेहरा निशान कुछ था नहीं, और उसको छोड़ दिया, उसकी जामीन हो गई और वो वहां से निकल गया। अगर 2009 में यासीन भटकल को टेररिस्ट घोषित कर दिया होता तो देश के सारे पुलिस स्टेशनों में, सारी एजेंसियों में उसका फोटो भी होता, फिंगरप्रिंट्स भी होते और पूरी डिटेल होती, और यासीन भटकल वही कलकत्ता की पुलिस से एनआईए की जद में आ गया हो। मान्यवर, ये जो हम घोषणा कर आए, इसमें ह्यूमन राइट का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर दोगे, बात में क्या है? ऐसा नहीं है। इसके लिए अपील के लिए सरकार की कमेटी बनी है। एक दलीलाई सरकार की कमेटी तो आपकी ड्राइंग रूम कमेटी है। मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हमारे यहां सरकारी कमेटियां अच्छे तरीके से काम करती है। फिर भी इसके बाद रिव्यू कमेटी, इसमें अपील होती है। इसके चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और ये रिव्यू कमेटी एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। इसके अंदर भी इसके खिलाफ अपील हो सकती है, और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो घोषित कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम ठप्पा लग गया। किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने वाला है। 4 स्टेज पर इसकी स्क्रूटिनी का प्रोविजन हम मान्यवर लेकर आए हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। और ये कानून, आतंकवाद कोई अपने अकेले देश की समस्या नहीं है मान्यवर। आतंकवाद वैश्विक समस्या है। दुनिया के कई देशों के अंदर आतंकवाद से पीड़ित है। सबने अपने अपने कानून बनाए, हम तो थोड़ा लेट ही हो गए मान्यवर। मैं बताना चाहता हूं, यूएसए में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चीन में करते हैं, इजराइल में करते हैं, यूरोपियन यूनियन में करते हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1333 के तहत यूएन भी घोषित करते हैं।